लिए चलते हैं जहां सीडीएस बिपिन रावत कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। अपनी स्कूल में बिताए वर्ष, स्कूल में बिताई जिंदगी की याद आने लगी है। हमारे समय में स्कूली प्रशिक्षण जो होता था वो आजकल की जो प्रशिक्षण दी जा रही है उससे काफ़ी हद तक अलग था। हमारे पास उन दिनों आज से तकरीबन 45 वर्ष पूर्व टेक्नोलॉजी के संसाधन नहीं थे। हमारे पास कंप्यूटर नहीं थे, इंटरनेट नहीं था। लेकिन मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होकर ये बड़े गर्व के साथ कहने का अवसर मिला है कि आप लोग जो हैं भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से आपका शिक्षण प्रणाली किया जा रहा है, इसके लिए आप सभी बच्चों को बहुत ही भाग्यशाली माना जाना चाहिए। पिछले कई 100 सालों में क्योंकि हमारे देश के ऊपर विदेशियों का कब्जा रहा, इसलिए हमारी जो असली संस्कृति है उसकी विचारधारा में बदलाव आया है। लेकिन इस वक्त समय आ गया है कि हम अपनी पहचान को दोबारा लौटाएं, अपनी सांस्कृतिक पर जोर दें और अपनी शिक्षक संस्थाओं को अपनी संस्कृति के साथ जोड़कर रखें। हम लोग जब स्कूल में थे, हम लोग अपने अध्यापकों द्वारा दी गई शिक्षा प्रणाली को हासिल करते थे। उसी के जरिए हमारी आगे की कार्रवाई होती थी। और अगर हम आज इस सफल मंच पर पहुंचे हैं तो इसका श्रेय हमारे शिक्षकों को जाता है। उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ समय पहले मैं एक किताब में पढ़ रहा था कि पश्चिमी देश में एक शिक्षक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को जब सबक दे रहे थे तो विद्यार्थी आपस में बातचीत कर रहे थे और उनका ध्यान जो था वो उनके अध्यापक की ओर नहीं था। कक्षा में तकरीबन 30 बच्चे थे, जिनमें से 29 बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे और शिक्षक की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। तो जब शिक्षक ने उनसे पूछा कि क्या कारण है कि जो मैं आपको पाठ्य पढ़ा रहा हूं आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बच्चों का उत्तर था कि आप जो कुछ हमें पढ़ा रहे हैं ये तो हमें गूगल बाबा भी पढ़ा देते हैं, तो हमें यहाँ की कोई जरूरत नहीं है। आपके द्वारा शिक्षा जो आप दे रहे हैं इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर शिक्षक ने बोला फिर आप स्कूल क्यों आते हैं? उन्होंने कहा स्कूल आते हैं क्योंकि डिग्री हासिल करने के लिए हमें स्कूल आना पड़ता है, गूगल बाबा डिग्री नहीं दे सकते। लेकिन उसमें एक बच्चा था जिसने कहा नहीं, मैं आपसे ही सीखना चाहता हूं क्योंकि आपकी जो सिखलाई है उसमें समझ है। तो शिक्षक ने कहा ठीक है, अगर आप गूगल बाबा से ही पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको आज एक होमवर्क दूंगा, एक चुनौती दूंगा जिसका हल निकालकर आप कल आगे मेरे समक्ष आइए। और उन्होंने बोला कि एक जो टूथपेस्ट बनाने वाली फैक्ट्री है जो कॉलगेट का टूथपेस्ट बनाती है, उसकी जो मैनेजमेंट है, उसका जो चलाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने देखा कि कॉलगेट टूथपेस्ट की बिक्री नहीं बढ़ रही है। उसकी बिक्री जो है एक लेवल पे आकर पहुंच गई है और उनको जो मैनेजमेंट को जो टास्क दिया गया है कि कॉलगेट की बिक्री बढ़ानी है, ये नहीं हो रही है। तो आप कल गूगल बाबा से पता करिए कि इसकी बिक्री कैसे बढ़ाई जाए। तो जब अगले दिन सब बच्चे वापस लौटे तो वो 29 बच्चे जिन्होंने गूगल पे पूरा सर्च किया था, उनका जवाब था कि सर ये तो गूगल बाबा नहीं बता सके कि कॉलगेट की बिक्री कैसे बताई जाए। लेकिन जो वो एक लड़का था जो अपने अध्यापक
की सुनाई करता था, उसके द्वारा शिक्षित होता था, उसने बोला सर मेरे को जवाब मिल गया। उसने बोला आप बताइए जवाब क्या है और आपको जवाब कैसे मिला। उसने बोला सर आप जब भी क्लास में आते थे वो बोलते थे कि हम जो आपको पढ़ाते हैं इस पढ़ाई में हम आपको विद्या देते हैं, हम आपको नॉलेज देते हैं और आपको एजुकेट करते हैं, लेकिन नॉलेज और एजुकेशन के बीच में जो अंतर है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के जरिए मैंने जो सीखा है, मैंने उसके ऊपर विचार किया कि मुझे आउट ऑफ द बॉक्स एक सलूशन निकालना होगा। तो मैं रात भर एक कॉलगेट की टूथपेस्ट ट्यूब को लेकर उसको देखता रहा, उस पर विचार करता रहा और मुझे फिर ये सुझाव आया कि जो कॉलगेट की टूथपेस्ट का जो ट्यूब है उसका जो मुख होता है अगर उसको थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए तो आपकी बिक्री बढ़ जाएगी। तो अध्यापक ने कहा ये कैसे होगा। उसने बोला सर जब आदमी टूथपेस्ट को लेकर अपने ब्रश पर लगाएगा तो हर बार जब वो टूथपेस्ट अपने ब्रश पर लगाएगा तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टूथपेस्ट निकलेगा, क्योंकि उसका मुंह की जो नली है आपने बड़ी खोल दी है। तो जो टूथपेस्ट एक आदमी आम आदमी 2 महीने तक चलाता है वो 45 दिन में खत्म हो जाएगा। तो इस कारण से आपकी जो टूथपेस्ट की जो बिक्री है वो बढ़ने लगी। तो ये जो उसको सुझाव आया वो अध्यापक द्वारा दी गई शिक्षा के कारण आया, न कि गूगल बाबा द्वारा दी गई शिक्षा के। तो इसलिए आपके जो प्राचार्य हैं, आपके जो अध्यापक हैं, इनका आपके जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व होता है। विद्यार्थियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा देश भारत नए भारत के रूप में उभर कर सामने आने वाला है। आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए, हमारी शिक्षा प्रणाली को देखते हुए, हमारी सामाजिक उन्नति को देखते हुए, शहरीकरण और जीवन में तकनीक के इस्तेमाल से जिस तरह से हमारा चाल चलन हो रहा है, हमारे देश का भविष्य एक उज्जवल भविष्य के रूप में उभर कर आने वाला है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप लोग, आप जो विद्यार्थी आज हमारे सामने बैठे हैं, आप हमारे देश का फ्यूचर है। हमारा देश किस तरह से उन्नति करेगा ये आपकी कार्यशैली पर निर्भर है। आप लोग जितने जोश और लगन के साथ, मेहनत, ईमानदारी और वफादारी के साथ अपना कर्तव्य पालन करेंगे, उसी प्रकार से, उसी प्रणाली से हमारा देश उन्नति करेगा। इसलिए हमारे देश का भविष्य आज आप सभी के हाथों में है, जो आज हमारे सामने बैठे हैं। इसको आपने ध्यान में रखना है। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आपकी जो भी सोच है, सोच को ऊंचा रखिए। अगर आप तारों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तभी आप चांद पर पहुंच पाएंगे। लेकिन ये सब करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत के बगैर आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी। और जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर आपकी रोज की दिनचर्या में आपको किसी भी मुश्किल हालात का सामना नहीं करना पड़ता, अगर आप देख रहे हैं कि आप रोज की दिनचर्या में आपके आगे कोई मुसीबत नहीं पड़ रही है, तो आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। क्योंकि आप जब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके आगे मुश्किल हालात पेश आएंगे और आपको इन सब से उभर कर आगे बढ़ना होगा। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी ताकत का पहचान करें। हम सभी में कुछ गुण होते हैं और कुछ अवगुण होते हैं। आपने अपने गुणों को
आगे बढ़ाना है और अपने अवगुणों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। लेकिन जब जब आप ऐसी कोशिश करेंगे, जैसे मैंने कहा, आपको मेहनत और लगन के साथ काम करना है। इस प्रणाली में आपको मुश्किल पेश आएगी, आपको कई बार असफलता भी मिलेगी, लेकिन असफलता जो है, असफलता को आपको कभी हताश नहीं करना चाहिए। आपको कभी असफलता से हताश नहीं होना है। इस पर मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा कि असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। कहां खामियां रह गई, इस पर विचार करो तुम। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। कहां खामियां रह गई, इस पर विचार करो तुम। मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़े चलो तुम, और हर नए शिखर पर परचम लहराए चलो तुम। हर नए शिखर पर परचम लहराए चलो तुम। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको असफलता का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये असफलता जो है, बनिस्बत की आपको हताश करे, इसको आपको नया हौसला देकर आगे बढ़ने की कोशिश करनी ही होगी। जैसे कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर आप सूरज जैसी चमक चाहते हैं, अगर आप अपने में सूरज जैसी चमक चाहते हैं, तो आपको उससे पहले सूरज के जैसे जलना भी होगा। यानी कि यू विल शाइन लाइक द सन, बट फॉर दैट यू मस्ट फर्स्ट बर्न लाइक द सन। इसका मतलब यह है कि आपको कड़ी परिश्रम करके अपना पसीना बहाना होगा, और अगर आप पसीना बहाते रहे तो आपको सफलता मिलेगी और आप सूर्य की तरह चमकने में सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही में मैं आपके आगे एक और विचार रखना चाहूंगा, और वो है गलत और सही के बीच में किस तरह से अंतर होता है, और सही और गलत कार्रवाई की सही तरीके से पहचान करना। हम सब लोग, खासकर जब हम स्कूल में होते हैं, हम कुछ स्पोर्ट्स पर्सन को या किसी अन्य व्यक्ति को देखते हुए अपना आइकॉन मानते हैं। यानी कि मैं भी इस मनुष्य की तरह बनना चाहूंगा आने वाले दिनों में। इसको हासिल करने के लिए आप ये यकीन करें कि जिस व्यक्ति को आप अपना आइकॉन मानते हैं, वो सही मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगर इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे तो सफलता आपको हमेशा मिलती रहेगी। इसी के साथ साथ जो भी कार्रवाई आप करते हैं, आप यकीन करिए कि अकेले आप कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। आपको जो भी कार्रवाई करनी है, एकजुट होकर एक टीम के तौर पर करनी है। ये तो आपने कितनी बार सुना होगा कि एक लकड़ी को अगर आप तोड़ें, एक हाथ से तो आप तोड़ सकते हैं, लेकिन जब उन्हीं लकड़ियों का झुंड बन जाता है तो उसे तोड़ने में कितनी मुसीबत पेश आती है। इसीलिए जब भी आप कार्रवाई करते हैं, कभी अकेले को मैं ये शब्द अपने डिक्शनरी से निकाल दें। आप जब भी कभी कोई बातचीत करते हैं, इसमें हम का प्रयोग करें, क्योंकि अगर हम एक जैसा एकजुट होकर कार्रवाई करेंगे तो हम शक्तिशाली बन सकते हैं। कभी भी ये मत सोचिए कि कक्षा में अगर कोई बच्चा आगे चल रहा है तो मैं उसके साथ मुकाबला करके उसके बराबरी पे पहुंचूं। हर एक की अपनी अपनी प्रगति करने की श्रेणी होती है। जो बच्चा आगे चल रहा है उसकी कोशिश होनी चाहिए कि जो बच्चे पीछे रह गए उनको साथ लेकर मैं अपने जैसा अव्वल बनाने की कोशिश कर सकूं। तो अगर आप टीम वर्क के जरिए का सफलता प्राप्त करें।
इसी के साथ मैं यहाँ के जो आपके जो शिक्षक हैं, जो आपके जो अध्यापक हैं, उनके बारे में ये कहना चाहूँगा कि बच्चों की देखरेख, विद्यार्थियों की सफलता में आपका बहुत बड़ा हाथ होता है। हम सभी लोग जो किसी भी दर्जे पर पहुंच पाते हैं, हम अपने अध्यापकों की वजह से ही इस दर्जे को हासिल कर पाते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैं स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं, तो मैं ये कहूँगा कि काफ़ी हद तक उसके विचार गलत है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को किसी न किसी व्यक्ति से प्रेरणा मिलती है और उसी प्रेरणा के जरिए वो जब आगे बढ़कर चलता है तो उसे सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए मैं जितने भी यहाँ पर अध्यापक हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन करें। और इस पर मैं, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे, उन्होंने ये कहा था कि एक सच्चा अध्यापक वो होता है जो अपने विद्यार्थियों को सही दिशा पर चलने का निर्देश देता है और समय समय पर आदेश देता रहता है। वही सच्चा अध्यापक कहलाया जाता है। तो इसी के साथ मैं यहाँ के महाराणा प्रताप शिक्षण परिषद के जो संस्थापक हैं, इनके साथ जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएं हैं, आपने मुझे आज आपके समक्ष आकर अपने विचार प्रकट करने का जो मौका दिया है। संस्थापक सप्ताह समारोह चल रहा है, इसमें शामिल होने की मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैं अपने को गौरवान्वित भी समझता हूँ और आपको ये कहना चाहूँगा कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा था, कर्मण्ये वधिकस्ते न फलेषु कदाचित्, यानी कि निश्चित ही आपके परिश्रम के परिणाम स्वरूप फलों की बरसात आप पर होती है और होती रहेगी। इसी के साथ एक बार फिर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक, इससे जुड़े हुए सभी महामहिम जो आज यहाँ पर मौजूद हैं और परिषद द्वारा चलाई गई संस्थाओं के विद्यार्थी, आप सभी को मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपके कुशल भविष्य की हम प्रार्थना करते हैं और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेहनत और लगन के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और जैसे कि मैंने कहा, आपकी सफलता पर भारत देश की सफलता निर्भर है। इसीलिए आप जो भी कार्रवाई करते हैं उसे सच्चे दिल, ईमानदारी, वफादारी से करिए। और हम चाहेंगे कि भारतवर्ष आने वाले वर्षों में देश में एक उन्नतिशील देश बने और पूरी दुनिया में हमारी संस्कृति का विचारधारा हम दुनिया में फैला सकें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जनरल साहब। आज के हमारे मुख्य अतिथि, आपका पाथेय, आपका मार्गदर्शन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की युवा पीढ़ी को प्राप्त हुआ। मिलो हो फासले, हारो मत हौसले। मिलो हो फासले, हारो मत हौसले। लक्ष्य पाने के लिए केवल समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, मौसम नहीं मन चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके पश्चात ना राजनीति की राहों में, ना सत्ता के गलियारों में, ना राजनीति की राहों में, ना सत्ता के गलियारों में, जीवन तो मैंने सौंप दिया है मातृभूमि की राहों में।
ऐसे यशस्वी, ओजस्वी, तपस्वी, मनस्वी और प्रयोग धर्मी मुख्यमंत्री परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर हम सब के मार्गदर्शक, हम सब के प्रेरणा स्रोत और अपने नेतृत्व से करते हुए दिखा रहे हैं पूज्य महाराज श्री और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, तो उनके प्रेरणा का एक प्रतीक है। मैं सादर आमंत्रित करता हूं, सादर आहूत करता हूं परम पूज्य महाराज श्री को आज के इस शानदार अवसर पर शानदार उद्बोधन, मार्गदर्शन और आशीर्वचन प्रदान करने के लिए। पूज्य महाराज श्री। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के साथ ही शिक्षा परिषद के इस नवीन मंच के लोकार्पण और मूर्तियों के भी लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आज के समारोह के मुख्य अतिथि जनरल बिपिन रावत जी, समारोह के विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, आईटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री के रूप में भी कुशलतापूर्वक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह जी, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे जी, गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर मेजर जनरल अतुल वाजपेयी जी, गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय के निदेशक ब्रिगेडियर केपीबी सिंह जी, आज के इस समारोह में उपस्थित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के हमारे सभी पदाधिकारीगण, मान्य जनप्रतिनिधिगण, मान्य सांसद, मान्य विधायकगण, मान्य महापौर, अन्य सम्मानित अतिथिगण, शिक्षा परिषद के सभी प्राचार्य, प्रधानाचार्य और आचार्यगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आज के समारोह के मुख्य अतिथि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का और समारोह के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करता हूं और एक नवीन मंच आप सबको अपने कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध हो रहा है। इन अतिथियों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की, मैं इसके लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उनसे जुड़ी हुई सभी संस्थाओं को हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि यह वर्ष महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का 28वां
संस्थापक सप्ताह समारोह का है। अगले 10-11 वर्ष के दौरान सभी संस्थाओं के सामने एक नई चुनौती होगी, और वह होगी जब 2031-32 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा। उस समय महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं को इस 10-11 वर्षों के दौरान कौन से लक्ष्यों को प्राप्त करना है, किन चुनौतियों का सामना करना है। ये चुनौती आपके व्यक्तिगत जीवन की हो सकती है, सामाजिक जीवन की हो सकती है और राष्ट्रीय जीवन की भी हो सकती है। इन सब में आपकी क्या भूमिका होगी, इन सभी का सामना करने के लिए आप सबको अपने आप को तैयार करना होगा। आज का इस अवसर हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक नवीन मंच के साथ ही महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज और अपने पूज्य गुरुदेव की शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के उस प्रकल्प को पूरी तन्मयता के साथ अपनी साधना का हिस्सा मानने वाले मेरे पूज्य गुरुदेव और गोरक्ष पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज, जिन्होंने एक लंबे समय तक गोरक्ष पीठ के माध्यम से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का कार्य किया था, आज इन सब की प्रतिमाएं भी इस मंच पर स्थापित हुई हैं। उनका लोकार्पण अभी समारोह के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में आज यहां पर संपन्न हुआ है। ये प्रतिमाएं केवल प्रतिमाएं नहीं है, यह हमारी प्रेरणा भी है, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व से हमें समाज जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है। और उन सभी को आदर्श मान करके हम भी आगे बढ़ सकें, इसी बात को लेकर के ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद मनाता है। हमें याद रखना होगा कि कोई व्यक्ति बड़ा अचानक नहीं होता है, एक दिन नहीं होता है। इसके लिए उन्हें प्रयास करना होता है, इसके लिए उन्हें कोई अपने आदर्श सामने रखने पड़ते हैं, अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करना पड़ता है। नकारात्मकता जीवन की किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और याद रखना, नकारात्मक व्यक्ति कभी भी जीवन के उच्च शिखर पर नहीं पहुंच सकता। जीवन में सफलता का राज आज के जो मुख्य अतिथि ने आपको बताया कि व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो और साथ साथ एक टीम वर्क करने का, एक साथ सबको साथ लेकर के चलने का एक भाव उसके मन में हो, तो जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। कल मैं रात्रि को जनरल साहब के साथ चर्चा कर रहा था और मैंने उनसे इस बारे में कहा, मैंने कहा जनरल साहब मुझे एक बात बताएं कि देश की सीमाओं की रक्षा करता हुआ हमारा एक सैनिक जब उन दुर्गम क्षेत्रों में देश की सीमा की रक्षा करता है जहां पर वर्ष भर बर्फ पड़ा रहता है, कैसे संभव हो पाता है? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन व्यक्ति गया, उसने
एक सामान्य घटना को लेकर के या वहां पर मौज मस्ती की दृष्टि जा सकता रह सकता है, लेकिन निरंतर दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए कैसे संभव हो पाता है? उन्होंने कहा नहीं, ये तो आसान कार्य है और सैनिकों को तो वहां पर निरंतर एक नई ऊर्जा, एक नई ऊष्मा मिलती है। व्रत है इसीलिए वो वहां रह भी पा रहा है, क्योंकि उसको जूझना है और जूझते हुए उसको अपने अनुकूल बनाना है। जब वह उस बर्फबारी को अपने अनुकूल बनाता है तो ही वह दुश्मन की छाती को बेधने की क्षमता रखता है। और तब उन्होंने दिनकर की ये पंक्तियां उस समय कही कि बड़ा होने के लिए व्यक्ति को निरंतर परिश्रम करना पड़ेगा, और परिश्रम का रास्ता कहां से शुरू होता है? जो महाकवि दिनकर ने कहा था कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, और नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। यानी विघ्न बाधाओं को चुनौती मानते हुए उसका डटकर के मुकाबला करने वाला व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ सकता है। और मुझे लगता है इसका उदाहरण इस सदी के कोरोना कालखंड में भी जिस रूप में इस देश का प्रत्येक नागरिक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ इस महामारी से जूझता हुआ, लड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है, यह किसी भी आपदा से लड़ने की एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा इस देशवासियों को प्राप्त करता है, प्रदान करता है। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि कोविड-19 ने हमारे सामने चुनौती जरूर प्रस्तुत की, लेकिन अवसर भी दिए। वे अवसर किस रूप में? हर एक नागरिक बचाव के साथ साथ उन रास्तों को तलाश करने गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। उनका सीधे तौर पर यह कहना कि गुरु की कितनी जरूरत होती है, बिना किसी गुरु के लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, टीम वर्क से सफलता मिलेगी आज भी कल भी। मुख्यमंत्री योगी का संबोधन आप सुन रहे थे। उससे पहले सीडीएस बिपिन रावत को आपने सुना, संस्थापक सप्ताह समारोह को संबोधित कर रहे थे सीडीएस बिपिन रावत। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि टीम वर्क से ही सफलता मिलेगी आज भी और कल भी, और साथ ही आने वाले दिनों में टीम वर्क कितना जरूरी है ये उदाहरण के जरिए उन्होंने समझाया। तो वहीं सीडीएस बिपिन रावत ने ये समझाया कि किस तरीके से किसी गुरु का होना कितना जरूरी है। जीवन में बिना गुरु के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आगे बढ़ने के लिए एक गुरु का हाथ पकड़ना बहुत जरूरी है। शिक्षकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा, क्योंकि जो नई नई चुनौतियां, जब कोई वायरस एक बार आ जाता है तो लंबे समय तक बचाव का रास्ता जनता को सतर्कता के माध्यम से ही निकालना होगा। और ये सतर्कता का रास्ता आप सभी लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश ने इंसेफ्लाइटिस जैसी महामारी से एक बड़ी लड़ाई लड़ी है, और इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ उत्तर प्रदेश की इस लड़ाई ने सफलता की नई ऊंचाइयां इस वर्ष प्राप्त की।
1977 से लेकर के 2017 तक कोई वर्ष ऐसा नहीं था जब प्रदेश के अंदर 600 से लेकर के 1500 मौतें केवल 3 महीने के अंदर होती थी। हर जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में इतनी मौतें हो जाती थी। लेकिन पिछले 3 वर्षों के दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अंतर विभागीय समन्वय, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हर एक विभाग को जवाबदेही के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाना और जन समुदाय को उसके साथ जोड़ने का परिणाम रहा कि इंसेफ्लाइटिस की मौतों पर 95% नियंत्रण करने में प्रदेश सरकार को सफलता प्राप्त हुई। इसलिए क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री जी के विजन का परिणाम था और इसके साथ आम जनमानस की भागीदारी हुई तो सफलता की एक नई ऊंचाइयां प्राप्त करता हुआ दिखाई दिया। 95% मौत के आंकड़ों को नियंत्रण करने में हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई। इसके लिए सावधानी बरतनी पड़ी, अवेयरनेस के बड़े कार्यक्रम को हम लोगों को आगे बढ़ाना पड़ा और उसी अवेयरनेस के कार्यक्रम के साथ हम लोगों ने वर्तमान में भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम प्रदेश सरकार ने जगह जगह लगाए हैं, जो हर एक व्यक्ति से 2 गज की दूरी का पालन करने, मास्क जरूरी है इसका पालन करने के लिए उन्हें निरंतर इसका आह्वान कर रहा है। याद रखना, हमें इसका पालन निरंतर करना पड़ेगा, न केवल हम अपने पास और अपने परिवार से करें बल्कि अपने मित्रों को, अपने शुभचिंतकों को। जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आप वर्चुअल क्लास के लिए या ऑनलाइन क्लास के लिए कर रहे हैं, इसके माध्यम से भी अवेयरनेस पैदा करने के लिए आम जनमानस में भी इसको एक अभियान का हिस्सा बनाएं। और यह कार्यक्रम अगर निरंतर आगे बढ़ेगा, शासन, प्रशासन और जन समुदाय और देश का युवा अगर इस अभियान के साथ जुड़ जाएगा तो हमें सफलता प्राप्त होने में कोई देर नहीं लगेगी। और इसलिए कोविड-19 के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में भी हर एक छात्र छात्रा को आगे आना पड़ेगा। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाने की अनिवार्यता को भी पालन करना पड़ेगा, सावधानी और सतर्कता हर एक स्तर पर बरतने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। और ये कार्यक्रम अगर निरंतर आगे बढ़ेंगे तो इसका लाभ हमें प्राप्त होगा। याद रखना, यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है, कई कारणों से है। कोरोना से जूझ रहा है पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा दुनिया, लेकिन सफलतापूर्वक भारत इस लड़ाई को लड़ रहा है, अपने नागरिकों को सुरक्षित भी रख रहा है, साथ साथ कोरोना को परास्त करने के लिए पूरी तत्परता के साथ देख रहा है। इस वर्ष देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की। हमारी रक्षा सेनाएं देश की सीमाओं की रक्षा पूरी मजबूती के साथ कर रही है। कहीं भी देश के अंदर कहीं भी कोई कमजोरी न देखने को मिले। पग पग पर भारत की रक्षा सेनाएं जिस मजबूती के साथ भारत के गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है वो अभिनंदनीय है। और उस अभिनंदनीय कार्यक्रम के साथ इस देश ने इस वर्ष अनेक अन्य उपलब्धियां हासिल की। आज जब हम इस मंच के माध्यम से ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज का और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की प्रतिमाओं को यहां पर स्थापित किए हैं, एक नवीन मंच महाराणा प्रताप का शिक्षा परिषद को यहां पर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर याद रखना, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पे भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्यक्रम भी इस वर्ष प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ हुआ है। और ये सपना ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज का था, ये सपना ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज का था, ये सपना देश के पूज्य संतों का था और ये सपना भारत की जनता का था, जिस सपने को साकार किया है लगभग 500 वर्षों के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। यह भारत के
क्रम है, तो साथ ही साथ इस देश को एक लंबे समय के बाद, लगभग 34 वर्ष के बाद एक नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में आपको एक नई शिक्षा नीति भी मिली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल ज्ञान को, सैद्धांतिक पक्ष को ही ध्यान में रख करके नहीं बनाई गई है, बल्कि जीवन के ज्ञान में, ज्ञान का व्यावहारिक जीवन में क्या महत्व हो सकता है, इस व्यावहारिकता को भी ध्यान में रख करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए मैं चाहूंगा, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई जितने भी संस्थाएं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित होती हैं, और मैं चाहूंगा कि शिक्षा परिषद के अंदर भी अलग अलग संस्थाओं के शिक्षकों की भी एक समिति गठित करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े हुए कौन से ऐसे पहलू हैं जिसे शिक्षा परिषद को, यद्यपि पूरी नीति को ही हमें अंगीकार करना है, लेकिन यहां भी अलग अलग टीमें बननी चाहिए अलग अलग कार्यक्रम के लिए, और फिर सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कैसे शिक्षा परिषद अपने माध्यम से इसको आगे बढ़ा सकती है, इसको ध्यान में रख करके भी शिक्षा परिषद को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सफलता और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत को दुनिया के अंदर फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के उस सपने को साकार करने में अपना योगदान देना है। और इसके लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को एक नई ऊर्जा के साथ आगे आना होगा। कोविड-19 का खतरा टला नहीं, लेकिन सावधानी और सतर्कता बरतते हुए, तकनीक का भरपूर उपयोग करते हुए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित करिए। आगामी 10-11 वर्ष के प्रत्येक वर्ष इन लक्ष्यों को आपको प्राप्त करना है। इन 12 वर्षों के दौरान, जब आने वाले 11 वर्ष के दौरान, जब 11 वर्ष के बाद महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपना शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, शताब्दी वर्ष के दौरान उस समय आपके लक्ष्य क्या होंगे और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आपके जो प्रयास इस दौरान होने हैं, उन्हें प्रतिवर्ष उनका आकलन करना, उनकी समीक्षा करना, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहां पर किस प्रकार की मेहनत की आवश्यकता है, उसके अनुरूप आप सबको तैयार होना होगा। और इसके लिए मैं शिक्षा परिषद के सभी प्रधानाचार्यों को, सभी आचार्यों को, सभी अभिभावकों को और सभी छात्र छात्राओं का भी आह्वान करूंगा, वे सभी इसके साथ जुड़ करके शताब्दी वर्ष की तैयारी के लिए अभी से कार्य करना प्रारंभ करें। और एक एक संस्था समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी हो सके, अन्य संस्थाओं के लिए प्रेरणादायी बन सके, इस दिशा में हमें अभी से प्रयास करना होगा। और मुझे लगता है जो ये प्रयास आपका होगा, यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना कि जीवन में सफलता सकारात्मकता से ही मिलेगी। संस्थापक समारोह को वो संबोधित कर रहे थे और उनका ये कहना कि सबको साथ लेकर चलने का भाव होना चाहिए। हम और हमारी सरकार सबको साथ लेकर चलती है और आगे भी सबको साथ लेकर चलती रहेगी। और साथ ही उनका कहना कि अवैधनाथ की प्रतिमा हमारे लिए प्रेरणा है। स्वच्छता अभियान जन भागीदारी से नई ऊंचाइयां उसने प्राप्त की। तो वहीं नई शिक्षा नीति को लेकर भी उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से भारत विश्व गुरु बनेगा। जो विश्व गुरु बनने का सपना भारत न जाने सदियों से देख रहा है, अब इस नई शिक्षा नीति से भारत विश्व गुरु बनेगा। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद में ये कार्यक्रम हो रहा है। संस्थापक सप्ताह समारोह को मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे और उनका कहना है कि शिक्षकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ भी रहा है और आगे भी करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के सामने नई नई चुनौतियां होती हैं। अगर बच्चों के सामने नई नई चुनौतियां हैं तो वो चुनौतियां न सिर्फ बच्चों के सामने होती हैं बल्कि शिक्षकों के सामने भी होती हैं। हमारी सरकार लगातार प्रतिबद्ध है बच्चों की समस्याएं सुलझाने के लिए और साथ ही शिक्षकों को जो समस्याएं आ रही हैं उनको सुलझाने के लिए भी। और साथ ही उनका ये कहना है कि बड़ा करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा।
टीम वर्क से ही सफलता मिलेगी। शिक्षकों को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जीवन में अगर सफलता पानी है तो सकारात्मक सोचना पड़ेगा, सकारात्मक काम करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए परिश्रम बहुत जरूरी है। साथ ही उनका कहना कि अवैधनाथ, गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा कैसा होना चाहिए, प्रेरणा का स्रोत करने का है। अधिकार हमारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को होना चाहिए और उसके अनुरूप हमारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं को अपने आप को तैयार करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री का सीधे तौर पर यह कहना कि अवैधनाथ की प्रतिमा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री योगी का गोरखपुर दौरे का ये दूसरा दिन है जहां उन्होंने महंत अवैधनाथ की मूर्ति का लोकार्पण किया और उनका कहना है कि 10 साल तक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले 10 साल तक चुनौतियों का सामना करने को मिलेगा। यहाँ पर न सिर्फ बच्चों को बल्कि शिक्षकों को भी। अवैधनाथ की प्रतिमा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, ये कहना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सबको साथ लेकर चलना होगा और सबको साथ लेकर चलने की भावना होनी चाहिए, मुख्यमंत्री का ये कहना। तो वहीं इसी बीच बड़ी खबर आगरा से मिल रही है, पहले आपको उससे रूबरू करा देते हैं। देखिए, बड़ी और अहम जानकारी आगरा से मिल रही है। बड़ी जानकारी आगरा से है। ग्रीन गैस की पाइपलाइन में रिसाव हुआ है। गैस रिसाव होने से लोगों में दहशत फैल गई है। ये बड़ी जानकारी। सांसद एसपी सिंह बघेल के घर के पास ये रिसाव हुआ। ग्रीन गैस की पाइपलाइन से ये रिसाव हो रहा है। शाहगंज थाना इलाके का ये पूरा मामला। शाहगंज थाना इलाके का ये पूरा मामला जो बताया जा रहा है, ग्रीन गैस की पाइपलाइन से ये रिसाव हुआ है जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रीन गैस की पाइपलाइन में रिसाव हुआ। आगरा से खबर है और बताया जा रहा है कि ग्रीन गैस रिसाव होने से लोगों में दहशत का माहौल है। सांसद एसपी सिंह बघेल जिनके घर के पास ये रिसाव हो रहा है, ये बड़ी जानकारी जो सामने आई है। ये देखिए, लोगों में दहशत का माहौल, लोग अपने घरों में कैद हो रखे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये ग्रीन गैस पाइपलाइन की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ इस जगह ग्रीन गैस पाइपलाइन का रिसाव हो रहा है जिससे लोगों में अब दहशत का माहौल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। शाहगंज थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल मौके पर पुलिस मुस्तैद है। मौके की नजाकत को समझते हुए पुलिस मौके पर मौजूद है। ये बड़ी जानकारी आगरा से। बड़ी जानकारी वहीं आगरा से मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराते हैं। देखिए, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन से आगरा से मिल रही है। देखिए, आगरा से बड़ी खबर। एमएलसी शिक्षक सीट पर नतीजा घोषित। निर्दलीय प्रत्याशी आकाश अग्रवाल की हुई है जीत। 2376 वोटों से जीते हैं निर्दलीय प्रत्याशी आकाश अग्रवाल। विजेता निर्दलीय आकाश अग्रवाल को मिले हैं 6690 वोट। विजेता निर्दलीय आकाश अग्रवाल को 6690 वोट मिले हैं। बड़ी जानकारी जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। एमएलसी शिक्षक सीट पर नतीजे घोषित हो चुके हैं। आगरा से ये बड़ी जानकारी है। निर्दलीय प्रत्याशी आकाश अग्रवाल जिन्होंने जीत हासिल की है, 2376 वोटों से जीते हैं निर्दलीय प्रत्याशी आकाश अग्रवाल। 6690 वोट जिनसे जीत हासिल की है आकाश अग्रवाल ने। ये बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख मैं करूंगी। संजय, एमएलसी शिक्षक पर अब नतीजे घोषित हो चुके हैं और बताया जा रहा है आकाश अग्रवाल जिन्होंने जीत हासिल की है, क्या कुछ अपडेट रही थी? लगातार जो काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन आखिरकार ऊपर नीचे होते होते आखिर में आकाश अग्रवाल जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत हासिल कर ली है। लगभग 2350 के लगभग वोट से वो जीत हासिल की है। बीजेपी के प्रत्याशी को उन्होंने हराया है।
तो यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी आकाश अग्रवाल ने जीत हासिल की है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कल से रस्साकसी चल रही थी, अब उनके भाग्य का फैसला हो गया है। निर्दलीय प्रत्याशी आकाश अग्रवाल यहाँ से जीते हैं। आकाश अग्रवाल की तरफ से या फिर उनके समर्थकों की तरफ से कोई बयान अभी तक आ पाया? कोई जीत की खुशी देखने को मिल रही है? हलचल क्या कुछ आगरा में? बिल्कुल कहीं ना कहीं जीत की खुशी देखने को मिल रही है। उनके जो आकाश अग्रवाल है, पहला बयान उनका आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है इस प्रकार से जो शिक्षक है, शिक्षकों को धन्यवाद ज्ञापन किया है उन्होंने, कि शिक्षकों को धन्यवाद है जिन्होंने उनको जिताया। कहीं ना कहीं उनका कहना था कि जिस प्रकार से शिक्षकों की जो मांग है, जो चीजें हैं, उसको लेकर आगे काम करेंगे। तो बिल्कुल साफ शिक्षकों को धन्यवाद जताते हुए उनकी मांग है, जो भी चीजें हैं उसको लेकर वो काम करेंगे। तो काफी हाथ की लहर है उनके जो समर्थक है उनमें, और जीत के लिए बिल्कुल। और यहाँ पर उनके समर्थकों में जीत का माहौल लाजमी तौर पर देखने को मिल रहा होगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। ये बड़ी जानकारी। एमएससी शिक्षक सीट पर नतीजे घोषित हो चुके हैं। आकाश अग्रवाल जिन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।